हेलो दोस्तों अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर है ये 8वां अध्याय, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यह 6th क्लास एनसीईआरटी का आखिरी है। इसके बाद हम 7th पे आ जाएंगे और 6th क्लास की एनसीईआरटी भी काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारे पीवाईक्यूज आप देख पाएंगे। मैंने लगा भी रखे हैं, मैंने कुछ ही लगा रखे हैं, लेकिन और भी आप स्वयं से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है। ठीक है, तो 6th क्लास के एनसीईआरटी से भी अगर हम ठीक से देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के कथन, जैसे जिस तरह के हमारे पीवाईक्यूज प्रश्न यूपीएससी पूछता है, तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। तो ऐसा होता है कि पहला स्टेटमेंट हो सकता है कि आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी से एक कथन मिल जाए, तो आप हो सकता है कि उसके बाद कथन कूट दिए होते हैं, उन कूटों को एलिमिनेट कर सकते हो आप। जैसे पहला आपको जानकारी बिल्कुल कंठस्थ है कि आपको ये पहला बिल्कुल सत्य, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी से यहाँ से पढ़ा है। ठीक, तो अब दो आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको दोनों कथन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको पूरे यूपीएससी के क्वेश्चन में पूरी तरह से आपको कंफर्मेशन होगा ही नहीं। कुछ क्वेश्चनों में होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि नहीं यार ये पता ही नहीं है, तो आप एक दो एलिमिनेट करके क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एलिमिनेशन आप अगर 6th क्लास के एनसीईआरटी अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो एलिमिनेशन मेथड से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज लगा रखे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, अभी मैं दिखा भी देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, ये अब देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अभी मैं बताऊंगा। अभी दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि का मतलब वर्ष में जो वर्षा होती है, वार्षिक एक वर्ष में वर्षा जो होती है कि मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी जब आप एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं 2012 में। इस तरह सीधे एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी को ठीक से अगर पढ़ लेते हो और एक स्टैंडर्ड बुक और पीवाईक्यूज को अगर सहारा लेते हो तो बहुत हद तक आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, और देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये भारत के निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन, अब देखिए सागौन मैंने 6th क्लास के सागौन, जिस कोष्टक में टीक, अब देखिए ये शब्द याद कर लो, यही पीवाईक्यू से भी याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे शब्दावलियां होती हैं जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए चुनौती उपलब्ध कराती हैं, जिसको हम उससे हटेंगे नहीं। यहीं पर पीवाईक्यू देख करके हमने इस शब्द को यहीं पर ही याद कर लिया। जैसे याद कर लिया तो अगली बार हो सकता सागौन न लिखकर टीक लिख दे, तो आपको याद आना चाहिए। और इंग्लिश वाला वर्जन भी देखते रहिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश नहीं लगा रखा है, लेकिन आप इंग्लिश के भी क्वेश्चनों को पढ़ करके हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहां ना समझ में वहां इंग्लिश जरूर देखिए, और मेरे हिसाब से इंग्लिश ज्यादा सरल हो जाती है आपको समझने में, बाकी हिंदी हमारा माध्यम तो है ही। ठीक है, तो सागौन एक प्रभावी वृक्ष या स्पीसीज है। अब ये कैसा है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है ये देखो सागौन। ठीक है, ये जो है हाईलाइट भी मैंने रेड कलर से कर रखा है, ये उदाहरण। ठीक है, ये सागौन। ठीक, तो ये यहीं पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कैसे होते हैं, सदाबहार वन क्या होते हैं, सब आपको अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप स्वयं से भी एनसीईआरटी पढ़िए, जिससे जो है आपको स्वयं से समझ विकसित होगी। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप केवल मैं एक तरीके से माध्यम बन के आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कुछ दे दूंगा, लेकिन ज़्यादातर मैं कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा। इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो आप स्वयं से, बहुत सारा गूगल है जी, अब तो एआई आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप आपको मिलती रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जानकारी आपको आसानी से मिल जाए, ये मेरी तरफ से प्रयास रहेगा। ठीक है, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनको जो शहर आकर पढ़ाई नहीं कर सकते, और शहर अब आने की आवश्यकता भी नहीं है। देख रहे हैं आप वर्तमान में दिल्ली में जिस तरह की सिचुएशन अभी पिछले 1.5-2 महीने में क्रिएट हुई है, इसको देख करके हमें लगता है कि अब हमें गांव में रह करके, अपने घर पे रह करके ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। और सारी चीज़ें, जब कोरोना के पूर्व बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी, तो हमें लगता था कि हमें
उसी मंडी पर जा कर के, कोचिंग मंडी पर जा कर के ही कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जब से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई है, इसके पश्चात बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध है। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम शहर में जा कर के वहाँ पर तैयारी करें? इतना सारा रेंट, रूम रेंट है, और मेड का भी खर्चा होता है, खाने पीने का से लेकर के हर चीज़ का वहाँ पर मतलब पैसा ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम बचेंगे। बाकी जैसा भी हो, बाकी आपको पढ़ने पर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो हम आरंभ करना चाहते हैं, आरंभ करने जा रहे हैं ये। ठीक है, आखिरी अध्याय है एनसीईआरटी का। इसके बाद हम 7th क्लास के एनसीईआरटी में आ जाएंगे, और 7th क्लास के एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर दिया है भारत। अब देखो भारत के विषय में दे रहा है। जलवायु तो पूरे विश्व की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु, वनस्पतियाँ, वन्य प्राणी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष क्या हो गया? भारत पर ध्यान केंद्रित हो गया। फिर कह रहा है जलवायु, ठीक, वनस्पति, पेड़ पौधे, घास, मैदान, ठीक है, कैसी पाई जाती हैं। ठीक, फिर वन्य प्राणी, उन क्षेत्रों में भारत में कौन कौन से वन में रहने वाले प्राणी हैं, उनके बारे में जानकारी हमको लेनी पड़ेगी। और इससे संबंधित यूपीएससी प्रश्न भी पूछता है। ठीक, अब जलवायु क्या होता है? जैसे दिन प्रतिदिन का जो मौसम होता है, साल दर साल मौसम क्या होता है? जलवायु, आपको हम जलवायु ये अगर है, तो ये जलवायु है अगर, ठीक, तो इसके अंतर्गत मौसम आ जाएगा। ठीक, अब भारतीय जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत दिन प्रतिदिन का मौसम कैसा है? जैसे ये दिल्ली का मानसून मौसम कैसा है? ठीक है, चेरापूंजी का मौसम कैसा है? कानपुर का मौसम कैसा है? दिल्ली का मौसम कैसा है? भोपाल का मौसम कैसा है? तो ये मौसम क्षेत्रीय जानकारी हो गई। लेकिन एक क्षेत्र में जब लंबे समय तक, मान लो भारत को हम एक क्षेत्र मान लें, पूरे भारत को एक क्षेत्र मान लें, अगर इसमें लंबे समय तक 30-35 वर्ष, एक आदर्श स्थिति होती है 30 से 35 वर्ष तक एक ही मौसम लगातार अगर बना रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको हम जलवायु बोल देते हैं। तो यहाँ से आपको जलवायु के बारे में जानकारी मिल गई। बाकी आप स्पष्ट बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मौसम और ऋतु एक ही चीज़ है। ठीक, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो मौसम लगभग 6 महीने में, दिन प्रतिदिन का मौसम हो गया, एक सप्ताह का मौसम हो गया, साल का मौसम हो गया, वो मौसम जो साल दर साल लगभग 30-35 वर्षों तक चलता है, तो वो एक जलवायु की स्थिति को ग्रहण कर लेता है। ठीक, फिर भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसम, अभी वनस्पति के बारे में भी आएंगे, ये टाइटल था, वन्य प्राणी, वनस्पति, जलवायु। तो जलवायु को मैंने बता दिया किस तरह से जलवायु होती है। ठीक, फिर हम भारत में प्रमुख मौसम, भारत में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं आपको पता ही होगा कि शीत ऋतु पाई जाती है। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वसंत ऋतु होती है, और उसके बाद क्या होता है? शरद ऋतु होती है। तो सीधी बात है, इसको कैसे हम जानेंगे? शीत ऋतु से पहले का जो मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद और शीत ऋतु से पहले शरद ऋतु आती है। ठीक है, इसको हम मोटा मोटा वही अक्टूबर नवंबर मान सकते हैं, अक्टूबर नवंबर का मौसम। ठीक है, फिर नवंबर के बाद जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये क्या हो जाएगा आपका? शीत ऋतु। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई तक क्या हो जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, ये आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया। ठीक, फिर इसके बाद जो मई के बाद क्या हो जाएगा? शरद ऋतु लगभग स्टार्ट हो जाता है, बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। सॉरी, मैंने लग रहा है गलत बता दिया। हाँ, शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से मोटा मोटा अभी मैं आगे और भी दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से जो अलग अलग है, ये तो एक मानक है। जैसे शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षावन मौसम हो गया, वर्षा का मौसम आ जाता है मई के बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे वर्षा मौसम खत्म होगा, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है क्या? शरद ऋतु, जिसको मानसून के लौटने का समय होता है, जो अक्टूबर नवंबर में होता है। फिर उसके बाद जो है मई के बाद जो है, मैंने पीछे बताया था, मई के बाद जो मौसम होगा वो क्या होगा? आपका वर्षा ऋतु आ जाएगी। ठीक, तो वही जो है आपको मोटा मोटा, ये आपको शीत ऋतु है। तो एग्जैक्टली हम इसको जो है इस तरह से नहीं देखेंगे कि इस दिन से ही स्टार्ट होता है। मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा मान लेते हैं कि शीत ऋतु कब स्टार्ट होती है? दिसंबर से। इसको हम दिसंबर से मान लें,
फरवरी तक, ठीक। ग्रीष्म में तो आपकी मार्च से मान लो मई तक, ठीक। अब ये मानसून मई के बाद क्या होता है, जून का पहला सप्ताह आपने देखा ही होगा कि जो है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है, ठीक। अभी मैं बताता हूँ कैसे प्रवेश करता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, इसको हम मान लेंगे कब से, जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मान सकते हैं, इसको सितंबर तक मान सकते हैं, और इसको जो है अक्टूबर से नवंबर मान सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है मानसून क्या होता है, लौटने वाला मानसून होता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया कि लौटते हुए मानसून से भारत में किस क्षेत्र पे बारिश होती है, ठीक। अब आप इसको देखिएगा, देखिए ये क्षेत्र है। अब जलवायु किसे कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जलवायु किसे कहते हैं, ठीक है। जलवायु किसे कहते हैं, तो भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। मैंने जलवायु बताया कि 30-35 वर्षों तक एक ही मौसम को बना रहने से एक ही मान लो कोई एक क्षेत्र है, मान लो भारत है, हमने भारत को ही पूरा एक क्षेत्र मान लिया। ये भारत से अंदर आ जाओगे तो हमने किसी राज्य को, मान लो गुजरात को एक क्षेत्र मान लिया, फिर गुजरात के अंदर एक क्षेत्र आ गए, गांधीनगर को मैंने एक क्षेत्र मान लिया, ठीक। इस तरह से मान लो भारत को एक क्षेत्र माना, उत्तर प्रदेश को एक क्षेत्र मान लिया, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लखनऊ को एक क्षेत्र मान लेते हैं। तो ये क्षेत्र, लखनऊ का मानसून मौसम कैसा है, हो सकता है लखनऊ में बारिश हो, गांधीनगर में बारिश ही ना हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जून के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ की स्थिति आ गई, गुजरात में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। जो क्षेत्र भी बनता है, लेकिन जब ये समान रूप से एक जगह एक ही मौसम बना रहता है, मान लो भारत में एक जैसा मौसम है लगभग 30-35 वर्षों तक, एक आदर्श स्थिति है, 30-35 वर्षों तक जो स्थिति बनी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। तो यही होती, तो हमारी जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु, मानसून से बहुत हमारा देश जो है प्रभावित रहता है। और मानसून अगर ना आए, मानसून की स्थिति ना हो, तो हमारे देश में खाद्य संकट भी उपलब्ध हो सकता है, खाद्य संकट की स्थिति भी आ सकती है, और हमारे किसान भाई भी परेशान हो जाएंगे, और हमें भी खाने के लाले पड़ जाएंगे, ठीक। तो ये स्थिति है। तो हम भारत की स्थिति के बारे में देखिए, भारत की स्थिति के बारे में वैसे तो मैंने जो है बता ही दिया था पिछली कक्षाओं में कि भारत की क्या स्थिति है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। भौगोलिक अवस्थिति कैसे, वैसे अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम भौगोलिक अवस्थाएं जैसे भूगोल के द्वारा जैसे जो बांटा गया है उस तरह से हम जानकारी लेंगे इसमें। अब देखो, तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति आप देख सकते हो कि ये जो है पूरे विश्व का ग्लोब है। ग्लोब में हमने देखा मैप है, इसमें ये देखो 0 अंश की रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा, ठीक, विषुवतीय रेखा। फिर इसके बाद 23.5 अंश आप ऊपर आओगे तो आपको कौन सी स्थिति देखने को मिलेगी, लगभग 30 अंश मान लो, 23.5 अंश यहाँ तक, ये मोटी मोटी रेखा ये, और ये ऊपर 30 अंश उत्तर, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का क्षेत्र, ये सॉरी ये का क्षेत्र जो है ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत का मोटा मोटा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। बाकी 30 से 45 डिग्री में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है, और 45 से 60 के बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मोटा मोटा तो 45 से 60 तक का ही माना जाता है, और 60 से 90 शीत क्षेत्र मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पर शीतोष्ण क्या मानेंगे, 45 से 60, और उपोष्ण 45 से 30, और 30 से 0 से मतलब विश्व से लेकर के 30 अंश नॉर्थ से लेकर के 30 अंश साउथ तक का ये क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है भारत, ठीक। तो ये हमने जान लिया। अब क्या होता है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु क्यों कहलाती है, तो इसका कारण मैं बताता हूँ कि क्या कारण है। देखो, अब क्या होता है कि जैसे जो हमारा मानसूनी जलवायु होती है, जैसे कि हम भारत का क्षेत्र जो है, अब क्या होता है कि मई तक गर्मी पड़ती है अच्छी खासी, मई के बाद जो है स्थितियां वर्षा की तरफ बनती हैं कि वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जून का पहला सप्ताह में यहाँ से मानसून प्रवेश करता है इस जगह पर। तो क्या होता है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत गर्मी रहती है, जिससे क्या होता है
समुद्री जल वाष्पित होकर के बादल का निर्माण करता है, और जैसे ही बादल का निर्माण करता है तो हवाएं ऐसी चल रही होती हैं दक्षिण पश्चिम। तो हमने ऊपर बताया था कि ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये वाला क्षेत्र पश्चिम और दक्षिण के बीच वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसीलिए हम लोग इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो जून के समय में क्या होता है, ये भारत के अंदर प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। इसलिए जो अधिकतर हमारी जो फसलें होती हैं उसमें जलवायु की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, मानसून की बहुत ज़्यादा, मानसूनी जलवायु। इसीलिए जो है हमारी जलवायु कैसी, मानसूनी है। अगर मानसून ना आए तो हमारे देश में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो है मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है, तो अब बारिश होती है। अब क्या होता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खूब जम के बारिश होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगस्त तक, सितंबर तक खूब जम के बारिश हुई, उसके बाद क्या होता है, अब भाई गर्मी, तापमान क्या होता है, तापमान की स्थिति कम होती जाती है। जब तापमान कम होगा तो जो समुद्री बर्फ जल है वाष्पित नहीं होगा, और जब वाष्पित नहीं होगा तो क्या होगा, बादल का निर्माण नहीं होगा, और जब बादल का निर्माण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जब तापमान, अभी आगे मैं ITCZ वगैरह भी बताऊंगा कैसे स्थिति है, तो ये तो अभी नॉर्मल 6 क्लास की NCERT, तो मैंने छोटी सी जानकारी दे दी। तो तापमान कम होता है, तापमान कम होगा तो जो है, जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून अंदर प्रवेश किया था ये वापिस आएगा। ऐसे ये मान लो भारत की स्थिति है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश किया भारत में, एक तो अरब सागर की ओर से प्रवेश करता है, एक बंगाल, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, तो यहाँ से प्रवेश करता है। अब क्या होता है कि लौटता हुआ मानसून यहाँ पर जब जून, जुलाई, सितंबर तक खूब बारिश होती है, फिर अक्टूबर, नवंबर के बाद वापिस मानसून लौटता है ऐसे करते हुए। तो क्या होता है कि मानसून वापिस लौट रहा है, तो यहाँ तो भाई समुद्र है नहीं, छोटी मोटी नदियां हैं, तो उससे थोड़ा बहुत वाष्पित होकर छुटपुट बारिश करा देता है इन क्षेत्रों में, बाकी उसका कोई रीजन नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मानसून लौटता है तो थोड़ी सी यहाँ से समुद्र से जलवाष्प ग्रहण करता है। जैसे जलवाष्प ग्रहण करता है तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में हल्की सी बारिश कराते हुए मानसून ऐसे लौट जाता है, ठीक है। बाकी ITCZ वगैरह मैं अभी नहीं बताऊंगा, ITCZ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे वो ऊपर नीचे होता है। तो अभी 6 क्लास की NCERT में ऐसा कुछ है नहीं, ये 9th क्लास की NCERT में आओगे तो बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से जानकारी मैं इसकी दूंगा, ठीक है। और क्लास भी लंबी हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन पिछली क्लास में मैंने इसीलिए बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, क्योंकि क्लासेस जब लंबी हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विद्यार्थियों को देखने में असुविधा होती है। मैं भी सोचता हूँ जल्दी से ही, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और पिछले PYQ मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको भारत की स्थिति के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए ये आपका लौटता हुआ मानसून, बनता हुआ जलवायु, क्षेत्रीय विभिन्नता। अब जलवायु कहीं ना कहीं भारत की वनस्पति को भी प्रभावित करती है, वन्य प्राणियों को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो जब यहाँ से आप प्रवेश करोगे तो ये आपका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में खूब जम के बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएंगी वो कैसी, सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जम के बारिश होती है, तो यहाँ पर आपको सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। सदाबहार का मतलब क्या होता है, सदा उसके पत्तियाँ जो है सदा हरी भरी रहती है, इसलिए इसको सदाबहार वन या वर्षा वन बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपकी 100 से 200 के बीच में या 150 से 200 के बीच में, ऐसे तो अगर देखोगे तो 100 से 200 की सेंटीमीटर के बीच में आपके जो है कौन से वो वन आ जाते हैं, पतझड़ी वन, ठीक। लेकिन हम इनको जो है 2 भाग में बांट के देख सकते हैं। 100 से 150 के बीच में शुष्क पर्णपाती वन आ जाएंगे, और 150 से 200 के बीच में कैसे वन आ जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन आ जाएंगे। पर्णपाती का मतलब पत्तियां जो गिरा देते हैं। पत्तियां गिराने का भी एक कारण है, क्या होता है कि जब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खूब बारिश होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ये पेड़ है, ये इनकी जड़ें हैं, ठीक है, तो खूब जल, इनको लबालब जल की मात्रा मिलती रहती है, तो इनका पानी का जल स्तर बढ़िया रहता है। लेकिन जैसे जैसे बारिश बंद हो जाती है, अक्टूबर नवंबर के बाद क्या होता है कि इनको जल स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। जब नीचे चला जाता है तो जड़ों तक जो है पानी तो रहता है, लेकिन इनको ज़्यादा मात्रा में पानी पेड़ को नहीं मिल पाता। तो ये क्या होता है कि भाई पूरा पेड़ ये बना है, अब पूरे पेड़ को पत्तियां भी हैं, उनको भी जल चाहिए, तो क्या होता है कि अपनी पत्तियां धीरे धीरे, जब वर्षा नहीं होती है, पानी जल स्तर कम हो जाता है, तो इनकी पत्तियां ये अपने स्वयं से झाड़ देते हैं कि पत्तियां झड़ जाएंगी, तो इनको पत्तियों को जो पानी की आवश्यकता वो इनको कम प्राप्त होगी। तो इसलिए ये अपना, नहीं तो ऐसे तो पेड़ सूख जाएगा, तो इसलिए अपने जीवन
को बनाने के लिए, अपने जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए स्वयं से ही ये क्रिया होती रहती है। तो जैसे ही आप देखते हो कि वसंत ऋतु आती है, जैसे आप ठंडी समाप्त होगी तो पतझड़ शुरू हो जाता है, इसी को वसंत ऋतु का नाम दे देते हैं, ग्रीष्म ऋतु ही मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको एक कारण है। तो ये आप देख, लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है, और वहाँ भाई पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार है, ये आपका जो है पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पर लगभग बारिश आपकी ठीक ठाक मात्रा में होती रहती है, और छुटपुट बारिश भी हल्की फुल्की मौसम में होती रहती है, क्योंकि भाई बगल में समुद्र है, जरा सा गर्मी पड़ी, आर्द्रता बढ़ी, और समुद्र से जो जल स्तर को ग्रहण किया, बादल का निर्माण किया, बारिश हो गई। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इसमें मैं बहुत डिटेल पे नहीं जाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इस तरह से मानसून कैसे प्रवेश करता है, तो मानसून 3 शाखाओं में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में ऐसे प्रवेश करेगा तो एक शाखा ये जाएगी, दूसरी गुजरात के पास से जाएगी, तीसरी ये जाएगी, या ये घूमते हुए बंगाली खाड़ी से ऐसे होते हुए ऐसे जाएगी। तो जैसे जैसे देखो, एक क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे समुद्र से आप दूर जाओगे, समुद्र से दूर जाओगे तो जल स्तर क्या होगा भाई, जल स्तर क्या होगा, वाष्पन की दर कम हो जाएगी। जो जल यहाँ समुद्र में था, यहाँ से जो जल ग्रहण कर रही थी वाष्पन के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो जल कम है, तो यहाँ पर कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या हो जाएगा, जल स्तर कम, बादल का निर्माण कम होगा और बारिश कम होगी। तो ये कम होता है, तभी तो यहाँ राजस्थान वाले, हरियाणा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे, तो क्योंकि आर्द्रता खूब रहती है, तो इस बादल का निर्माण होता है, खूब बारिश होती जाती है। लेकिन जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते रहोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बारिश कम मात्रा होगी। लेकिन यहाँ वाले क्षेत्रों में बारिश हो जाती है, क्योंकि इधर बंगाली खाड़ी से भी जो है क्या हो जाता है, जल ग्रहण कर लेते, बादल का निर्माण हो जाता है। फिर पश्चिम यहाँ पर आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पर आर्द्रता अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र से आपको, तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। तो ये एक कारण है, अभी क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक। फिर आगे चलते हैं। अब भारत की वनस्पति कैसी होती, प्राकृतिक वनस्पति। जलवायु भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती, मैंने बताया ही अभी। 5 प्रकार की इसको भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एक तुम्हारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय क्यों, क्योंकि 30 अंश नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है, इसको हम विषुवतीय क्षेत्र मान लो ये ग्लोब है, ये आपका मैप, विश्व का जो है मैप है, इसको हमने देखा तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का क्षेत्र क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र में जो भी वनस्पतियां पाई जाएंगी उसको हम उष्णकटिबंधीय वनस्पति का नाम देंगे। तो भारत की अवस्थिति क्या है, यहीं पर स्थित है, इस विषुवत रेखा के उत्तर में 30 डिग्री से नीचे के क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए इसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब जो पत्तियां नहीं गिराते हैं, तो एक वन ये हो गया। दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसको भी मैंने बताई दिया। पतझड़ वन में क्या हो गया, जो पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां क्यों गिराते हैं ये भी मैंने पहले बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कटीली झाड़ियां, जहां पर कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान हरियाणा वाले क्षेत्रों में है ना, बबूल, खैर, इस तरह के वनस्पतियां पाई जाती है। तो कटीली झाड़ियां क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें एक तो इनकी पत्तियां बहुत मोटी होती हैं, मोम से बनी होती हैं, जिससे क्या होता है कि ये जल की आवश्यकता इनको कम पड़ती है, ठीक। और कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि इनको पत्तियां अगर होंगी तो उनका क्या होगा, एल्बिडो होगा। एल्बिडो से क्या होगा, मतलब कि तापमान पड़ेगा, तापमान से क्या होगा, वाष्पन होगा, इन पत्तियों में जो जल भरा हुआ है ये निकल जाएगा। इसलिए कांटे होते हैं, तो कांटों से आप तापमान का वाष्पन होगा नहीं, और जब नहीं होगा तो इनका जो है ये अपनी स्थिति ये सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। फिर पर्वतीय वनस्पतियां, जैसे जैसे आप पर्वतों की ओर जाओगे, जैसे जैसे आप पर्वतों की ओर बढ़ोगे तो क्या होगा कि वनस्पतियां आपको पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाएंगे। जब पर्वतीय वनस्पतियों में क्या होगा कि जैसे जैसे तापमान, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, पहले मैं पिछली क्लास में बताऊं कि ऊपर बढ़ते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे की स्थिति ऐसी आएगी तो बर्फ का निर्माण हो जाएगा। अब बर्फ उन क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ गिरती है, बर्फ गिरने के कारण इनकी पत्तियां शंकु होती हैं, तो इसलिए यहाँ के वनों को क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन बोलते हैं। अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। इनके उदाहरण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी से हो सकता है कि एक कथन आप एलिमिनेट कर पाओ, लेकिन जैसे जैसे 7th 8th 9th पढ़ोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को करने की स्थिति में हो जाओगे। फिर मैंग्रोव वन, ये आपके तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सुंदरी नाम के वनस्पति हैं, जो सुंदरवन इसीलिए नाम रखा गया। बाकी ऐसा नहीं कि मुख्यतः जो है सुंदरवन के आसपास वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव पाए जाते हैं, लेकिन बहुत मुख्यतः
बाकी और भी क्षेत्र है, अंडमान निकोबार हो, गुजरात के कच्छ के आसपास वाला क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भी मैंग्रोव पाए जाते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि केवल इसीलिए एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, केवल पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में, सुंदरबन के क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है भ्रमित हो जाते हैं, यहीं पर मात खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल नहीं है, केवल वाले इसीलिए एक्सट्रीम वर्ड माने जाते हैं। तो अंडमान निकोबार हो गया, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा आगे, ठीक। तो इस तरह से जो है क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये मैंने बता ही दिया है। अब देखो उष्णकटिबंधीय जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, 200 सेंटीमीटर से प्लस हम मान सकते हैं, 200 सेंटीमीटर से प्लस अगर वर्षा यहाँ होती है, वहाँ पर हमको सदाबहार वन, तो कहाँ कहाँ होती है? पश्चिमी घाट, फिर आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, और अंडमान निकोबार। ये क्षेत्र ऐसे जहाँ खूब जमजमा के बारिश होती है। तो पश्चिमी इसमें लिखा हुआ है अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, और पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में। हमने देखा ही था पिछली शायद क्लास में, हमने पढ़ा था जो है मेघालय का मौनिसराम नाम का क्षेत्र है, चेरापूंजी के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला अगर क्षेत्र माने तो यहाँ, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर इन वृक्षों के नाम देखे, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सदाबहार वन में महोगनी, अबोनी और रोजवुड, ठीक, ये क्षेत्र, ये देखो चित्र भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। इस तरह से जो है क्लास बहुत कम लोग ही बना पाते हैं, तो बड़ी मेहनत पड़ती है। तो आप लोग धैर्य से इस क्लास का आनंद लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर महोगनी, अबोनी, रोजवुड, इनको याद कर लीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ बोलूँगा उन पॉइंट्स को जरूर याद कर लीजिएगा। तो इनको याद कर लीजिए, इनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय इसीलिए बार बार आ रहा है क्योंकि हम लोग कहाँ स्थित हैं? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र में हमारा क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर पतझड़ वन मैंने बताई दी है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर मोटा मोटा, लेकिन 100 से 150 के बीच में शुष्क और 150 से 200 के बीच में आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक। पतझड़ वन, पर्णपाती वन। अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी इसलिए पतझड़ लिख दिया है। बाकी जब आपको क्या शब्द याद करना है? अच्छे शब्द, ये पतझड़, ये सब थर्ड क्वालिटी के शब्द हैं, इनको याद नहीं करना है। आपको पर्णपाती वन याद करना है, पर्णपाती, ये, ठीक, पर्णपाती वन, ये अच्छा शब्द है और इसको इस्तेमाल करने में आपका उत्तर भी जो है अलग दिखेगा, ठीक है। भारत के बड़े भाग में यही वन पाए जाते हैं। देखो भारत के अधिकतर भागों में, देखो बारिश तो 3 ही क्षेत्रों में अधिकतर हो रही है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। एक आपका ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार। बाकी क्षेत्रों में तो कम बारिश होती है ना, 200 सेंटीमीटर से कम होती है। तो हमारा अधिकतर क्षेत्र तो 200 सेंटीमीटर से कम बारिश का है, इसलिए अधिकतर वन यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इनको मानसूनी वन भी बोल देते हैं। तो मानसून जब तक है तब तक हरे भरे रहेंगे, जैसे जैसे मानसून कम होता जाएगा, बारिश की मात्रा, पृथ्वी का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता है, तो जब कम होगा तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण है जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। सागौन मैंने पहले बता दिया था, अभी आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सागौन क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो हो सकता है अगली बार रख दे कि सागौन किस पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय किस तरह का वन है, तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो हम थे, थोड़ा सिस्टम जो है बीच में गड़बड़ कर रहा था तो उसको देखने लगा। तो ये क्वेश्चन था, भारत के बड़े भाग में यही वन पाया जाता है, कौन? उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन का मतलब क्या? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्णपाती, इसके लिए पर्णपाती शब्द जो है सबसे बढ़िया है, जिसका इस्तेमाल हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपने आंसर राइटिंग में इसी शब्द का इस्तेमाल करिएगा, इसको मत इस्तेमाल करिएगा। ये तो 6 क्लास की एनसीईआरटी इसलिए बता दिए इस तरह से। तो अब देखिए कि जो भारत का क्षेत्र है, तो इस जगह पर अधिक बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ बारिश होती है अच्छी खासी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जो है कुछ क्षेत्र हैं, ये 1 2 3 क्षेत्र हैं, यहीं पर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन या इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। कि अगर कुछ पीवाईक्यूज में या कहीं पर आप जो है यूपीएससी के प्रश्नों में अगर आप देखोगे तो अगर वर्षा वन बोल दे तो आप उसको सदाबहार वन ही मानिएगा, ठीक। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है सागौन, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है कि हाँ सागौन संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। तो इनके उदाहरण कौन है? पर्णपाती वनों के उदाहरण साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये 5 हैं। इनको याद, इससे संबंधित
यूपीएससी घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा। एक आध और भी होंगे, अभी 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो वहाँ पर भी आपको ये पेड़ वृक्ष जो है दोबारा बताए जाएंगे, कौन से वन में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक, तो ये आपकी जानकारी आपको मिल गई। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस पर भी आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखो कटीली झाड़ियाँ, अब देखो कटीली झाड़ियाँ हैं तो ये आपका जो है, ये मैंने बताया ही था कि इसमें इसके उदाहरण, कटीली झाड़ियाँ का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये भारत का क्षेत्र है। ठीक, ये आपका थोड़ा सा मैप जो है मैं उस तरह का बना नहीं पाता हूँ, तो लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छा बने, और थोड़ा बहुत बना भी लेता हूँ, लेकिन ये जो है पेन पैड में उस तरह का बन भी नहीं पाता है। तो ये जो क्षेत्र है आपका राजस्थान, गुजरात, हल्का फुल्का का क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे प्रवेश करता है, यहाँ से प्रवेश करेगा, कुछ बंगाली खाड़ी से प्रवेश करेगा। तो ये से क्या होता है कि एक तो ये अरावली पर्वत है, यहाँ से आपके गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है प्रवेश करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये क्या होती है कि मानसून जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, तो ये इसी के मानसून जो बादल का निर्माण होता है, बादल इसके समानांतर होते हैं। तो समानांतर होने के कारण क्या होता है कि मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ से जो है बादल इससे टकराते नहीं है, ऐसे साइड से इससे ऐसे होते हुए निकल जाते हैं, तो यहाँ बारिश नहीं करा पाते। तो एक कारण तो ये है कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है मानसून के लिहाज से, बाकी अपने स्तर पर प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इधर से जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ में बंगाली खाड़ी से होते हुए वर्षा होते हुए जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, तो इसकी आर्द्रता जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, नमी जो है वर्षा ग्रहण करने की, जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, और बारिश इधर जाते जाते दिल्ली तक तो खूब हो जाती है। लेकिन दिल्ली के बाद जब हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, उसकी वर्षा तो होती है लेकिन सेंटीमीटर घट जाता है, 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे जहाँ पर बारिश कम होगी तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, सीधी सी बात है कि भाई वहाँ वनस्पतियाँ कैसी होंगी, शुष्क वनस्पतियाँ होंगी, कटीली वनस्पतियाँ होंगी। कटीली का मतलब उसमें कांटे होते हैं, कांटे होंगे भाई, पत्तियाँ होंगी, तो उससे क्या होगा कि जो तापमान, पत्तियाँ होती है, जैसे मान लो ये पत्ती है किसी वनस्पति की, सॉरी ये मान लो ये है पत्ती, ठीक है, ये पत्तियाँ हैं। ठीक, अब क्या होता है कि तो बड़ी अच्छी बन गई। अब क्या होता है कि इस पत्ती में क्या होता है कि ये इसमें भी तो नमी होती है, इन नमी को भी तापमान जब बढ़ता है, जिस जगह का तापमान ज़्यादा हुआ तो वो क्या होगा, उसकी अंदर की नमी को खींच लेगा, उसकी आर्द्रता को खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मुरझा जाएंगे और उस पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो कटेले वनस्पति होते हैं इनमें कांटे होते हैं। जब कांटे होंगे तो जब पत्तियां नहीं होंगी तो उसका क्षेत्र ज़्यादा नहीं होगा, जब क्षेत्र ज़्यादा नहीं होगा तो उसके जो है तापमान कितना भी रहे तो वो अपने अंदर की जो आर्द्रता है उसको बाहर जाने नहीं देगा, तो उसका अस्तित्व अपने आप में बना रहता है। तो इसमें जो आपके उदाहरण कटीली वनस्पतियों में कैक्टस, खैर मतलब कत्था जो बनता है उस तरह का जो पेड़ होता है, बबूल, कीकर, इनके उदाहरण। तो इनको भी याद करिए, हो सकता है पिछली बार सागौन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है अगली बार पूछ लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बना देगा कि खैर, बबूल, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। और कीकर निम्नलिखित में से किन वनस्पतियों के उदाहरण हैं। अब यहाँ आप लिख देगा सदाबहार वन, पर्णपाती वन, और कटीली झाड़ियाँ, या राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्रों में वनस्पतियाँ, कुछ भी ऐसा करके दे देगा। तो ये झाड़ियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल। अब देखो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में क्या होता है, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ये क्या है यहाँ पे, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल। अब देखो तुम अभी सोच रहे हो कि पश्चिमी घाट में तो यार बारिश बहुत होती है, अब ये क्या कह रहा है कि पूर्वी ढाल। तो पूर्वी ढाल में बताता हूँ कि क्या होता है कि जब भी, अब क्या होता है कि जैसे ये मान लो ये आपका भारत का क्षेत्र है, ठीक, ये अब ये पश्चिमी घाट है, ठीक, ये पर्वत है, तो ये घाट पर्वत है, तो पर्वत के इस तरफ से समुद्र से क्या होता है कि नमी आर्द्रता को ग्रहण करते हुए बादल का निर्माण होता है। बादल यहाँ पर घाट से, पश्चिमी घाट पर्वतों से टकराते हैं और यहाँ खूब बारिश करते हैं, यहाँ तो 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। लेकिन अब इसके जो विपरीत पीछे की साइड आप जाओगे, जैसे आप पीछे जाओगे तो क्या होता है कि पीछे साइड में ये पर्वत है, तो पर्वत के पीछे इस तरफ वृष्टि मतलब छाया क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र में 200, इधर तो 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, इधर क्या होती है, कम हो जाती है।
तो इन क्षेत्रों में भी तुम्हें जो है बारिश बहुत कम होती, क्योंकि पर्वत, ये मान लो पर्वत है, यहाँ खूब बारिश है, इसके विपरीत आपकी बारिश कम होती चली जाती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मरुस्थलीय टाइप का हल्का फुल्का क्षेत्र बन जाता है, तो हो सकता है 50-100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो यहाँ पर भी वनस्पतियाँ इस तरह की पनप जाती हैं। तो इसलिए इसका पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, तो भाई कोई क्षेत्र है तो ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व, तो ये पश्चिमी घाट का ये वाला क्षेत्र पूर्व हो गया, और यहाँ पर जो है पश्चिमी होते, ये एक उदाहरण है, ठीक। तो इसको भी आप जान करके रखिएगा। अब देखो पर्वतीय वन के बारे में, पर्वतीय वनस्पतियां मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप पर्वत की तरफ बढ़ोगे, मैंने चित्र देखो कितने बढ़िया बढ़िया लगाए कि आनंद आ जाएगा। जैसे ये पर्वत है, तो हमने क्या कहा कि किसी भी भौगोलिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति तब पता चलती है कि वहाँ की जलवायु स्थिति कैसी है। तो वहाँ की एक तो ऊंचाई, ठीक है, वहाँ की स्थिति, समुद्र तट से दूरी कितनी है, भाई समुद्र तट से दूरी होगी तो आर्द्रता कम होगी, तो वहाँ बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो वहाँ की जलवायु स्थिति का पता चल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी, जलवायु स्थिति, मैदान, तटीय क्षेत्र, ऊंचाई, ठीक है, ये सब मायने रखते हैं। तो ये पर्वत की तरफ जैसे जैसे आप पर्वत में ऊपर जाओगे तो क्या होगा, तापमान क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो ऊंचाई, हाइट क्या होगी, हाइट तो आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन तापमान क्या होगा, घटता जाएगा। जब तापमान घटेगा तो वहां पर क्या होगा, ऐसे वनस्पति पाए जाएंगे जहां पर जिनसे जो है, क्योंकि तापमान घटेगा तो वहां पर बर्फ का निर्माण होगा, बर्फ का निर्माण होगा तो उन पर्वतों के क्षेत्रों में बर्फ गिरती है। तो बर्फ जब गिरती है तो इनकी पत्तियां जो है ऐसी नुकीली टाइप की या शंकु टाइप की होती है कि बर्फ उन पर गिरती है तो बर्फ नीचे आके पेड़ से, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, तो ऐसे उनकी पत्तियां होंगी, तो बर्फ इस पर गिरेगी तो ये सरक करके, मतलब कि फिसल करके नीचे आ जाएगी, तो इस पर पेड़ पर नहीं रुकेगी, जिससे पेड़ जो है अपना अस्तित्व बना सकेगा। तो इसके उदाहरण क्या है, चीड़, पाइन, देवदार। यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा, चीड़, पाइन, देवदार। अब देखो ऐसे ही तैयारी होती है, ठीक है, तैयारी कैसी होती है, ऐसी तैयारी होती है कि आपने जैसे सागौन वाला क्वेश्चन एक पूछा गया, तो हमने दोबारा जब उसको पढ़ा तो इसको इस तरह से पढ़ लिया कि अगली बार अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो वो बना देगा चीड़, पाइन, देवदार निम्नलिखित में से किन वनस्पतियों के उदाहरण है। पर्वतीय वनस्पतियों के, अब तुम्हें नहीं, बहुत सारे व्यक्ति स्टूडेंट भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, तो इन क्वेश्चनों को हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो इनके लिए हमको इस पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं केवल आपको इसे गाइड करूंगा, क्योंकि अच्छा खासा मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो है हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, तो वनों की आवश्यकता के बारे में खूब तुम न्यूज़ देखते हो और जानकारी तुम्हें मिलती होगी कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, वन की आवश्यकता क्यों है। एक तो देखो, वन रहते हैं तो आसपास का जो वायुमंडल है बहुत हरा भरा रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन हमें अच्छी खासी प्राप्त होती है और पोल्यूशन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तो पोल्यूशन की मात्रा भी कम होती जाती है। वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, जो बढ़ा आसपास का मौसम रहता है तो उसका टेम्परेचर भी घट जाता है, बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं वनों के, तो आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे। अभी जो 6 क्लास में है तो नॉर्मल जानकारी ले लो, बाकी आगे और भी वनों के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक। तो अब वन जहाँ होंगे वहाँ पर वहाँ की वनस्पतियाँ, उसी पर भाई पेड़ पौधे जैसे हरे भरे वनस्पति है तो वहाँ पर वन्यजीव भी वैसे होंगे। जब वन्यजीव होंगे तो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ भी वहाँ होंगी, मतलब सॉरी, जहाँ वनस्पतियाँ जैसी होंगी तो उस तरह के जीव भी वहाँ पर निवास करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर उनका खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वनस्पतियाँ वहाँ पर उपलब्ध है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वन प्राणी में आपके सरीसृप का मतलब रेंगने वाले प्राणी। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, जैसे मेढक एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। पक्षी, स्तनधारी, ठीक, कीट और कृमि, ठीक, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट, कृमि, कीड़े मकोड़े, पेस्टी जिनको पेस्ट बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास था। तो देखिए एक तो बाघ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता भी चलाया गया जैसे, तो इनको जैसे यहाँ पर बाघ दिया है लेकिन आप प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ लो। 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, उसके बारे में उसके भी 50 वर्ष अभी हुए,
2023 में, तो उसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर ऐसे हाथी प्रोजेक्ट भी, एलिफेंट प्रोजेक्ट भी चलाए गए थे। तो इस तरह क्वेश्चन हाथियों, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते। देखें, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते थे। एक सींग वाले गैंडा आपके असम में मिलते हैं, ठीक है। फिर केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं, क्यों? हाथी मिलते हैं आपको, हाथी केरल कर्नाटक, तो केरल कर्नाटक में अधिकतर इसकी संख्या ज़्यादा है। और 2022-20 में क्वेश्चन पूछा गया था, 20 में या 22 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 20 में ही पूछा गया था कि हाथी के बारे में क्वेश्चन आया था। एक घटना हुई होगी, आपको याद होगा कि एक हाथी ने जो है बम शायद निगल लिया था और पेट में उसके फट गया था, या शायद बाहर फट गया था, तो उसके पेट में जो बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से उससे संबंधित एक हाथियों से बहुत सारी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं कि मानव और वन्य जीवों का आपस में टकराव होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक आपका जो है तो राष्ट्रीय पक्षी है, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, हाँ। और ये आपके वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, देखिए अब नेशनल पार्क क्या होते हैं इनको मैं आगे बताऊंगा। पशु विहार क्या होता है, पशुओं के मतलब कि जो वन्य जीव होता है उसका विहार मतलब रहने का स्थान, तथा जीव मंडल आरक्षित रिजर्व जोन क्षेत्र क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्त प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, इसको सर 1992 में बनाया गया था, ठीक है। और एक 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। तो इस तरह से जो है सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती रहती है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अभी बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान के क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जिसको गोडाउन बोलते हैं, वो भी जो है बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन, वो भी बहुत ज़्यादा संकट में रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है कुछ डिसीजन अपने दिए थे कि जिन क्षेत्रों में गोडाउन पाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों पर जो हाई टेंशन तार हैं उनको मतलब कि ज़मीन के नीचे से ले जाइए या वहाँ से हटा दीजिए, जिससे वो, क्योंकि उड़ते हैं ज़्यादा ऊपर तो उड़ नहीं पाते, तो वो क्या होता है हाई टेंशन तार से टकरा करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी संख्या भी जो है बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ व्यवहारों के नाम मानचित्र, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब कि मैं अगर इस पर ज़्यादा समय दूंगा तो फिर समय बहुत ज़्यादा जो निकल जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। प्रवासी पक्षी, देखो प्रवासी पक्षी के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। प्रवासी पक्षी क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान निवास आकर के रहने लगते हैं। मान लो कि साइबेरिया है, ये रूस का क्षेत्र है और ये भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया कि यहाँ के जो पक्षी हैं भारत में आके रहने लगे, कुछ महीने रहे। मान लो यहाँ पर ठंड पड़ रही बहुत ज़्यादा, अब भारत में भी ठंड है, लेकिन भारत में इसके रसिया के मुकाबले यहाँ कम ठंड है। तो यहाँ के कुछ पक्षी आकर यहाँ कुछ दिन रहे और जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी वापिस अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। इसका एक उदाहरण सारस है, साइबेरियन सारस, ठीक है। तो ये फरवरी मार्च तक रहता है, फिर उसके बाद चला जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कुछ पक्षी, पिंटल बतख, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लिख देगा यूपीएससी, पिंटल बतख, कार्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ये निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? पक्षी लिख देगा, सरीसृप लिख देगा, हाँ, और पशु लिख देगा, निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन से हैं? तो आपको इनके देखना है कि कुछ पक्षी जैसे पिंटल बतख, कार्लियू, फ्लेमिंगो, स्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट है जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। आर्कटिक क्षेत्र आपको पता ही होगा कि ये आपका जैसे विश्व मानचित्र है, ये आपका विश्व क्षेत्र है, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। फिर आपका ये 30 से 60 के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, और शीतोष्ण कटिबंधीय के ऊपर शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध में आपका ये क्षेत्र जो शीत कटिबंध में आर्कटिक क्षेत्र हो गया, ये आपका अंटार्कटिका हो गया। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई इसको आर्टिका बोल देगा, आर्कटिक बोल देता है। तो ये नीचे वाला जो है अंटार्कटिका होता है, ऊपर वाला आर्कटिक। तो यहाँ से भारत आते हैं तो 8000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, ठीक। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना। तो ये इनके नाम याद करके रखने हो सकता है यूपी से, क्योंकि ये जो कट होते हैं, मैंने कल बताया था, जो कट होते हैं, ये कटिंग जो दी रहती है, इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है इनसे उठा करके फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कुछ चर्चा में रहा हो और ये एक दो नाम इससे आ जाए और आपने यहाँ पढ़ रखा है तो वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये मैंने ये कटिंग लगाने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था,
लेकिन मैंने इसलिए लगा दिया कि आप न्यूज़पेपर के भी महत्व को समझ सको। तो यहाँ पर दिया हुआ लार्ज स्केल पोचिंग एलिज्ड इन सिमलीपाल रिजर्व, तो इसके बारे में पढ़े कि मतलब सिमलीपाल जो रिजर्व है उसमें जो पोचिंग, जो जानवरों की पोचिंग होती है, तो उसको हमें ध्यान रखा कि अब पोचिंग होती है तो इस पोचिंग को रोकने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान काम कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, भारत सरकार काम कर रही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का काम कर रहा है, ठीक है। अभी उसमें संशोधन भी हाल में हुआ है। तो इस तरह के ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो जैसे IUCN हो गया, वो स्टेटस बताता है, साइट्स है जो आपके जो है इनकी पोचिंग को रोकने के लिए बहुत सारे, जैसे कि जानवरों की खाल बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी डिमांड होती है, लोग इसके जैसे सींग, गेंडे की सींग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत सारे लोग इसको महत्व इसका समझते हैं, तो उसको चोरी होती है, उनको मार दिया जाता है। अब एक सींग के लिए किसी जानवर को मार देना, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सब न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता रहता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन प्री में भी और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लगाया कि इन कटिंगों को भी ध्यान में रखना कि आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा है विलेज इन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रिलोकेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पोचिंग से संबंधित और ये सब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में भी साइट से संबंधित कुछ अपेंडिक्स को रखा गया, तो उनको आप जो है ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ तक क्लास आपकी खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन है तो इनको आप जो है मैं हल करा देता हूँ, या पिछली बार मैं सोच रहा हूँ हल ना कराऊँ, लेकिन एक तरफ लगता है कि यार थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पिछली बार मैंने छोड़ दिया था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो आप देखिएगा इसको। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? अब इसको लौटते हुए मानसून आपने पूरा लिखा, इसको मानसून निवर्तन भी बोलते हैं, मानसून का निवर्तन, ठीक है। तो यूपीएससी में इस तरह का शब्द अगर पूछा जाए, सॉरी यहाँ पर नहीं लगा, ये लगे निवर्तन, लौटते हुए मानसून को मानसून का निवर्तन कब हो, कौन से राज्य को प्रभावित करता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब लौटता हुआ मानसून होता है तो आर्द्रता नहीं होती, तो जब लौटता है तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे चलता है मानसून, ऐसे लौटता है। तो यहाँ पर बंगाली खाड़ी में थोड़ी आर्द्रता ले लेता है, तो इसलिए इस वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के हल्के फुल्के क्षेत्रों में बारिश करा देता है। तमिलनाडु वगैरह में तो बाढ़ भी आ जाती है, नवंबर वैसे जैसे मौसम में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह डी सही हो जाएगा। फिर क्या है दूसरी, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको कि मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ठीक है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने का अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बता दिया था कि भारत का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। ये 0, ये 30 इसके बीच में यहाँ पर भारत है, थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय से ऊपरी मानो, ठीक है, टच नहीं करता। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, मानसूनी पवन से होती है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, कथन कारण सही, कथन मानसूनी, ठीक है। मैं पहले सही है, ठीक, बाकी होगा तो मैं और भी बता दूंगा पहले आप, क्योंकि जल्दी जल्दी कराना भी है। हाँ, अब किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? मैंने अभी सारी चीजें ये सब बताई। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक, कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, किसी भी स्थान की जलवायु की स्थिति की जानकारी हमको लेनी, तो उस स्थान का क्या होता है, एक तो स्थान की स्थिति क्या है कि आप समुद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, समुद्र तट से कितनी दूर है। तो यहाँ पर देखो, समुद्र स्थान की स्थिति क्या है, उसकी हाइट क्या है भाई, अगर वो ऊंचाई उसकी अधिक है तो वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, और ऊंचाई नीचे है तो तापमान अधिक होगा। समुद्र से दूर है तो उसको टेम्परेचर डिफरेंस उसका अधिक होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अधिक होगा। अगर समुद्र से पास है तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। तो इस तरह से जो है समुद्र तल से दूरी कितनी है, समुद्र तट से दूरी, तट से होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि ये तीनों स्थिति हो जाती है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से जो है एक ही क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो कोई यहाँ वर्षा वन पूछ लिया, इसी को हम लोग सदाबहार वन बोल देते हैं, सदाबहार वन, ठीक। तो ये सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र में नहीं होगा, ठीक। पर्वतीय क्षेत्रों में आपके शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक, ये वाले। तो ये 3 हो जाएंगे, तो ऊपर 1 2 3, ठीक। मैं सोच रहा था कि ना कराऊं, लेकिन कोई कमेंट में उत्तर किसी ने नहीं बताया तो फिर मन किया कि बता ही देता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना बताऊं, लेकिन कुछ चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक। हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपको अधिक देखो, हमने चर्चा करी थी कि आपका पश्चिमी घाट,
उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हो गया आपका, और अंडमान निकोबार का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि हमको सदाबहार वन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए जो हम इसको क्या कहेंगे, सदाबहार वन। लेकिन कि अधिकांश भाग में, तो भारत के अधिकतर भागों में तो वर्षा जो है 150-200 होती है, 100 से 150 के बीच में, 200 के बीच में होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो हम इसको बी मान लेंगे। ठीक, फिर कटीली झाड़ियाँ, ये आप देख लीजिएगा, अब एक एक क्वेश्चन अगर कराऊंगा तो बड़ा समय हो जाएगा। पर कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, बिल्कुल सही। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार मुझे पेन लेना पड़ता है, इसलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको भी करने का प्रयास करिएगा, हालांकि मैं चलो करा ही देता हूँ आपको। अब देखो, रोजवुड महोगनी किस तरह का वृक्ष है, तो ये आपने पढ़ा ही है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पीछे दिखा देता हूं आपको, यहां पर कहा, ये देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, रोज महोगनी एबनी रोजवुड महोगनी, ये तो कैसा वन है जो है आपने देख लिया इसको। ठीक है, पीपल नीम आपके कैसे वन है, पतझड़ वन है। खैर बबूल कटीली झाड़ी है। पाइन देवदार पर्वतीय वन है, तो ये आपने क्वेश्चन कर ही लिया। ठीक है, अब देखो यूपीएससी संबंधित क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन, हाँ, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, तो ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, ये सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस्ड आ जाते हैं, कभी कभी पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये। हाँ, अब भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको जो है मेरे हिसाब से हिमालय के क्षेत्र में ही पाई जाती होगी। हाँ, हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई नहीं जाएगी, पूर्वी घाट से कोई मतलब में गिरवन से कोई, गिरवन में तो आपके वो पाए जाते हैं गधे। जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ था, ये आपका गिरवन में। ठीक है, ये गिरवन हाईलाइट कर दूं, ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अरे यार ये, और ये आपका ये वाला गिरवन हो गया। ठीक है, ये फिर आपका यूपीएससी संबंधित क्वेश्चन देखो पूछा गया है 2012 में। अब देखो ये क्वेश्चन देखो खूब बढ़िया से जो है, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। देखो अब क्या होता है कि जैसे ये है, मान लो ये, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे भारत में प्रवेश करेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा ना, तो यहाँ पर आर्द्रता खूब रहती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी अवधि क्या होती है, धीरे धीरे जैसे ये जैसे आप ये प्रवेश करेगा तो ये धीरे धीरे जाएगा, तो मुश्किल से जून जुलाई तक खूब बारिश कराता है, उसके बाद तो मानसून की अवधि घटती चली जाती है ना। तो ये क्वेश्चन, ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे घटती है, जैसे ये मान लो क्षेत्र है, तो वार्षिक वृष्टि आप जैसे ये आपका मानसून प्रवेश किया दक्षिण पश्चिम मानसून, ऐसे 3 धाराओं में, अब एक ऐसे बंगाली खाड़ी से होते हुए ये पूर्व का क्षेत्र हो गया। अब ये पूर्व के क्षेत्रों में तो खूब बारिश यहाँ से कराएगा, तो पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर जाते जाते क्या हो जाएगा, इसकी आर्द्रता कम हो जाती है, घटती चली जाती है। तो मैंने पहले भी चर्चा करी थी, तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। और इसको ना समझ में आए तो मुझसे पूछेगा, मैं इसको और अच्छे से अलग से सेशन लेके भी समझा दूंगा। अब देखो सागौन टीक, देखो ये पूछा गया, मैंने पीछे चर्चा करी थी टीक। ठीक है, नहीं शायद इसी में बताया था टीक, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, टीक तो में किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। प्रभावी, अब देखो इन पे न जाओ, अब ये किस तरह का वन है, अब इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको सही तरह समझ में आएगा। तो सागौन किस तरह का वन है, आपने पढ़ा ही होगा, इसको करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कटीला है कि वर्षा वन, तो ये तो सदाबहार वन हो गया, ये आपके पर्णपाती वन हो गया, ये आपके कटीली झाड़ियाँ होंगे, घास स्थल, ये शीतोष्ण वन हो गए, ये तो आपके जो है घास स्थलीय शीतोष्ण। तो इनमें से कौन सा है, तो आपको मैंने पीछे बताया ही था कैसा वन है, पर्णपाती वन है, कैसा वन है, तो ये कैसा है, पर्णपाती वन है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको जो है पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब मैंने इनको 2 भागों में बांट के बताया था आपको कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो बारिश होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, तो 100 से 200 इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। 100 से 150 मतलब 100 से 100 से 150 तक सेंटीमीटर तक जो बारिश होती है उसको हम शुष्क मान लेंगे, और 150 से 200 तक इसको हम कैसा मान लेंगे, इसको हम नमी वाला या आर्द्र मान लेंगे। ठीक, तो इस तरह से तो ये जो है आपका आर्द्र पर्णपाती कह रहा है, इसका मतलब
उसी को मान सकते हैं, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका जो है, हाँ, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन, मतलब एक क्षेत्र आपको बताना है जहां पर ये तीनों स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो आप देखिएगा कि जैसे पर्णपाती वन आपको पूरे भारत में मिलता है, तो ये तो आपका कोई क्षेत्र हो ही जाएगा। ठीक है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रोक दो इसको, दक्षिण पश्चिम बंगाल, इसको भी हम रोक के देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी, और फिर इसके बाद जो है दक्षिणी सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब गुजरात वाला का दक्षिण वाला क्षेत्र, ये जो भारत का क्षेत्र है, तो ये वाला जो जैसे ये सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र गुजरात को बोलते हैं, तो इसका दक्षिण वाला भाग, तो यहाँ पर मैंग्रोव तो मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे वनस्पति हैं, इनमें से सदापर्णी वन और पर्णपाती वन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उसके अंडमान निकोबार ऐसा जो क्षेत्र है यहाँ पर तीनों वन आपको मिलेंगे। एक तो सदाबहार वन मिलेगा, मैंग्रोव भी मिलते हैं क्योंकि खारे पानी पर मैंग्रोव होता है, तो इसके तटीय भागों में मैंग्रोव वनस्पतियां मिलेंगी, और बीच वाले क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम हो जाती होगी तो वहां पर आपको सदापर्णी पर्णपाती वनों की स्थिति मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से जो है मैंने शायद सारे क्वेश्चन करा दिए, एक बचा हुआ शायद, एक बचा है। हाँ, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, इनको देखिए आप अपने मन से करिएगा, सदापर्णी वन पाए जाते हैं तो ये करा ही देता हूँ। चलो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, तो सदापर्णी, आर्द्र सदापर्णी, आर्द्र सदापर्णी का मतलब क्या हो गया, 150 से इसको हम 200 के बीच में मानेंगे, तो आर्द्र सदापर्णी मतलब अपने जो है आर्द्र सदापर्णी, हाँ, तो ये आपका जो है सदाबहार वन की बात कर रहा है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर प्लस, तो 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश में तो होती नहीं है, 2 हट जाएगा, तो 2 हट जाएगा तो सीधे आपका 1-3 हो जाएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में तो होती ही बारिश। ठीक है, इस तरह से जो है, और भी एक क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, उसको भी देख लेता हूँ तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जो है, हाँ, तो ये आप इसको 2011 का प्रश्न है, इसको करिएगा। अब काफ़ी लंबा अगर मैं इसको पूरा एक साथ पढ़ूंगा तो बड़ी दिक्कत होगी, और क्लास लंबी क्वेश्चन कराने की वजह से ही क्लास लंबी हो रही है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं।